नेपाल जल रहा है, संसद राख हो चुकी है, प्रधानमंत्री देश छोड़ चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल ये है और अब नेपाल का आगे क्या होगा। क्या बालन शाह युवाओं की उम्मीद बनेंगे? क्या रवि लामिछाने जनता के गुस्से को सत्ता में बदल पाएंगे या फिर सुमन श्रेष्ठ ईमानदारी की नई राजनीति लेकर आएंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि सेना ही काबिज हो जाए। नेपाल वो मुल्क जो कभी राजशाही का ताज था, फिर लोकतंत्र की राह पर चला, लेकिन आज उसकी सड़कों पर सिर्फ क्रांति की आग है। और सोचिए, ये सब सिर्फ कुछ ही घंटों में हुआ, सिर्फ और सिर्फ 36 घंटों में। युवाओं के आंदोलन ने सत्ता की जड़ें हिला दी। 2008 में राजशाही खत्म हुई थी, लोकतंत्र आया था, लेकिन पिछले 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री बदल गए। चेहरा बदला, कुर्सी बदली, मगर भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं बदला। और फिर सितंबर 2025 में सरकार ने अचानक बैन कर दिए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म थे वो बैन कर दिए गए थे। ये फैसला लोगों के गुस्से पर आग में घी डालने जैसा था। पहले ही नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर दौलत और शानो शौकत दिखा रहे थे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सेंसरशिप और शिक्षा के संकट से जूझ रहे युवा तिलमिला उठे। और फिर 8-9 सितंबर को काठमांडू से लेकर पोखरा, वीरगंज और बुटवल तक 7 प्रांत और 77 जिलों में प्रदर्शनकारी भड़क उठे। सारी सड़कें नारे, पत्थर, झंडे और बैनरों से भर गई। संसद पर हमला हुआ, सरकारी इमारतें जला दी गई, नेताओं के घर राख कर दिए गए, नोट सड़कों पर उड़ते रहे और वो जलती हुई कुर्सियां जनता के गुस्से की सबसे बड़ी तस्वीर बन गई। इस दौरान 19 आंदोलनकारी मारे गए, 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए और पुलिस पीटी गई। जेल से सैकड़ों कैदी भाग निकले। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री और मंत्री देश छोड़कर भाग गए। अब सेना को बीच में आना पड़ा। संसद जल रही थी, रेलवे स्टेशन सारे खाली थे, एयरपोर्ट सेना के कब्जे में है और अब कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना प्रमुख ने टीवी पर आकर शांति की अपील की, लेकिन अब डर यही है, क्या सेना राजनीति में कूदेगी? क्या नेपाल भी पाकिस्तान की तरफ फौज राज देखेगा? और इसी बीच 3 बड़े नाम सामने आए हैं। बालन शाह रेपर से इंजीनियर, फिर 2022 में काठमांडू के मेयर बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली लड़ाई ने उन्हें युवाओं का हीरो बना दिया। टाइम मैगजीन ने 2023 में टॉप 100 में रखा। अब पूरे नेपाल में उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। सुमन श्रेष्ठ स्वच्छ छवि वाले नेता, शिक्षा सुधार के लिए जाने जाते हैं। प्रगतिशील सोच और साफ छवि की वजह से युवा उन्हें भरोसे का चेहरा मानते हैं। रवि लामिछाने स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख, पूर्व डिप्टी सीएम, भ्रष्टाचार केस में जेल गए थे, लेकिन आंदोलन के दौरान रिहा हुए। उनकी रिहाई के साथ 1500 कैदी भी बाहर आ गए। आज वे युवा के ब्रिगेडियर हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि संसद तुरंत भंग की जाए, नया संविधान या बड़ा संशोधन लाया जाए, पारदर्शी चुनाव हो और सीधे चुने गए नेता सत्ता में आए। साथ ही शिक्षा, हेल्थ, न्याय और सुरक्षा में सुधार हो। पिछले 30 साल की अवैध संपत्ति की जांच की जाए। आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। नेपाल पर बाहरी ताकतों की नजर भी है। अमेरिका, चीन, IMF और वर्ल्ड बैंक, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। भारत नेपाल रिश्ते भी इस उथल पुथल में हिल सकते हैं। सेना का असर भी बढ़ रहा है और राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक रह गई है। नेपाल का युवा अब राजशाही से नाराज और लोकतंत्र से निराश है। अब वो किसी नए चेहरे की तलाश में है। तो सवाल वही है, नेपाल अब किसके हाथ होगा? क्या बालन शाह जनता की उम्मीद बनेंगे? क्या रवि या सुमन राजनीति को नया रास्ता देंगे या फिर सेना सत्ता पर काबिज हो जाएगी? ये क्रांति सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या सेंसरशिप के खिलाफ नहीं है। ये क्रांति है आज़ादी की और डिजिटल पीढ़ी की। और शायद यही पल नेपाल को एक नई पहचान दे या उसे और गहरे संकट में धकेल दे। तो सवाल आपसे है, अगर आप नेपाल के युवा होते तो किसे चुनते? एक नया चेहरा या फिर पुरानी ताकतों से ही समझौता? आपकी राय कमेंट में जरूर साझा करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा।